आइए तो आज के इस सेशन में हम लोग डी ब्रॉगली रिलेशनशिप या डुअल नेचर ऑफ वेव्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, जो क्लास 11 के सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर से लिया गया है। इसमें हम लोगों ने पहले देखा कि रदरफोर्ड का और नील्स बोर का जो कंसिडरेशन था कि इलेक्ट्रॉन को उन्होंने पार्टिकल के जैसा यूज किया, पार्टिकल के जैसा कंसिडर किया, तो वो एटम के सभी प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर सका। उसके बाद आया वेव नेचर ऑफ लाइट, वो भी वेव नेचर भी कंप्लीट डिफाइनिंग नहीं कर सका एटम के बारे में। तब आइंस्टीन साहब ने और बाद में डी ब्रॉगली साहब ने अपना कॉन्सेप्ट दिया डुअल नेचर का। दैट मीन्स पार्टिकल के साथ जो एसोसिएटेड होता है वो वेव नेचर भी हो सकता है और पार्टिकल नेचर भी। मैटर के साथ जो एसोसिएटेड होता है वो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होता है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। डी ब्रॉगली स्टेटेड दैट ऑल मैटर पार्टिकल्स इन मोशन, जो भी मोशन में पार्टिकल्स हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इटीसी, जो भी। और ये कहा जाए कि ये जो ऑब्जर्वेशंस था वो बहुत प्रोमिनेंट, बहुत प्रोनाउंस्ड था माइक्रो पार्टिकल्स के साथ, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स के साथ। इनके रिजल्ट काफी बेटर आए थे। ठीक है, क्यों आए थे उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो इसलिए शुरू से अंत तक आप देखिए, सभी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो डी ब्रॉगली साहब ने कहा कि जो फास्ट मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माने ये तो दो सबों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, atoms, molecules have dual nature, both wave and particle nature। जिस मैटर के साथ दोनों प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड होती है उसी को हम डुअल नेचर कहते हैं। तो इसके बारे में डी ब्रॉगली ने ये कहा था कि किसी मैटर से एसोसिएटेड जो वेव लेंथ होता है वो उसके मोमेंटम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए इसको, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, द वेवलेंथ दैट इज लेम्डा एसोसिएटेड विथ ए मूविंग पार्टिकल ऑफ मास m and velocity v is inversely proportional to its momentum। Momentum means the product of mass and velocity is said to be momentum। किसी मैटर के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होता है, लेम्डा एसोसिएटेड होता है, वो उसके मोमेंटम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए यहां पर दिस इज वेवलेंथ एंड दिस इज मोमेंटम, p इज मोमेंटम। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है p इज मोमेंटम। तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, और मोमेंटम को हम यहां प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहां इक्वल टू देंगे और एक कांस्टेंट देंगे। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए मोमेंटम p इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां मोमेंटम के बदले हम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट यहां पर दे सकते हैं। ठीक है, देखिए p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, इसलिए p के बदले हमने मास मल्टीप्लाइड बाई भी दे दिया है, और h इज प्लांक्स कांस्टेंट। अब देखें कि इस थ्योरी को आप डिराइव कैसे करेंगे। तो इस थ्योरी को डिराइव करने के लिए हम दो थियरीज का यूज करते हैं। पहला प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ये कहता है कि E इज इक्वल टू एच न्यू, where nu is the frequency of radiation। रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है, और आप जानते हो कि न्यू इज इक्वल टू होता है c बाई लेमडा। तो न्यू के इस वैल्यू को यहां हमने पुट कर दिया है c बाई लेमडा, तो E इज इक्वल टू हो गया h इंटू c बाई लेमडा, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट।
जबकि आइंस्टीन साहब के मास एनर्जी रिलेशनशिप ये कहता है कि E इज इक्वल टू mc², E is equal to mc² according to mass energy relationship of Einstein. आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशनशिप से हम जानते हैं E is equal to mc², where m is the mass of particle, c is the velocity of light. E is the energy and c is the velocity of light. Velocity of light का वैल्यू भी आप जानते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अब आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में देखिए E है. तो मैथमेटिक्स से हम जानते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो उसके राइट हैंड साइड को हम कोरिलेट कर सकते हैं. ठीक है. तो इक्वेशन 2 और 3 से हम क्या लिख सकते हैं? 2 में क्या है? hc बाई लेमडा, और 3 में राइट साइड में क्या है? mc². तो c से c² कैंसिल हो गया. आपको क्या मिला? अब लेमडा को आप राइट साइड ले जाओ और mc को लेफ्ट साइड में ले जाओ तो आपको इक्वेशन मिलेगा लेमडा इज इक्वल टू h बाई mc. और आप जानते हो m मल्टीप्लाइड बाई c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो मास और वेलोसिटी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां मोमेंटम आएगा. ठीक है. तो h बाई mc को हम लिख सकते हैं h बाई p. ठीक है. दैट मीन्स यहां पर c कांस्टेंट है तो आपका रिलेशन क्या आ गया? लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई p. दैट इज डी ब्रॉगली रिलेशनशिप. लेकिन यहां देखिए कि इक्वेशन 3 और इसको करें इक्वेशन 4. यहां लाइट के वेलोसिटी को यूज किया गया है. तो इक्वेशन 4 इज वैलिड फॉर फोटॉन्स. फोटॉन्स के लिए ही वैलिड है. इसको और एक्सटेंसिव बनाते हुए, जनरलाइज करते हुए डी ब्रॉगली साहब ने पार्टिकल के लिए अपना एक्सप्रेशन दिया. क्या दिया देखें? डी ब्रॉगली सजेस्टेड that wavelength of a particle can also be calculated using equation 4. ये इस इक्वेशन 4 को, जिसमें पहले ये वैलिड था फोटॉन्स के लिए, उसके लिए डी ब्रॉगली साहब ने कहा कि ये इक्वेशन 4 कैन बी एप्लीकेबल फॉर पार्टिकल्स ऑल्सो. कैसे? बस हमको ये करना है कि यहां पर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट यूज किया गया था उसके बदले हम क्या करेंगे? जो भी मैटर से रिलेटेड वेव है, वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को हम c के बदले पुट कर देंगे. देखिए c के बदले mc के बदले यहां m भी पुट किया गया है. ठीक है. क्या कहा था डी ब्रॉगली साहब ने? सजेस्टेड दैट वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड यूजिंग इक्वेशन 4 बाय पुटिंग द मास का वैल्यू पुट कर देंगे एंड वेलोसिटी v इन प्लेस ऑफ c के बदले जहां वेलोसिटी ऑफ लाइट था वहां हम क्या कर देंगे? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. तो ये जो इक्वेशन 5 मिलेगा, दिस इक्वेशन 5 इज एप्लीकेबल टू all the particles, but it must be considered that it has prominent results for microscopic particles. This relationship is called de Broglie relationship, जिसमें कोरिलेट किसको किया गया है? कोरिलेट वेवलेंथ. दिस इज लेमडा इज वेवलेंथ. मास, देखिए यहां पर मास है एंड वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल शोइंग इट्स डुअल नेचर. तो यहां पर देखिए लेमडा वेव को रिप्रेजेंट करता है, वेव कैरेक्टर को, जबकि मास और वेलोसिटी दैट मींस मोमेंटम रिप्रेजेंट करता है पार्टिकल नेचर को. इसलिए ये जो इक्वेशन है वो वेव और पार्टिकल दोनों नेचर को कोरिलेट करता है.
समझ रहे हैं मेरी बात? अब यहां देखें, क्लियरली फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 से क्लियर है वेवलेंथ डिक्रीजेज, यहां इन्वर्सली रिलेशन है। यहां देख रहे हैं ना, अगर हम एच को प्लैंक्स कांस्टेंट ले लें तो यहां लेम्डा डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v हो जाएगा और लेम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। इक्वेशन 5, वेवलेंथ डिक्रीजेज, अगर यहां वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है, कब? ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ मास, मास जब इंक्रीज करेगा या वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, मास या वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, यहां देखिए लेम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/mc और लेम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू mv और लेम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। तो चाहे तो मास हम इंक्रीज करें या वेलोसिटी इंक्रीज करें या दोनों को इंक्रीज करें तो लेम्डा का वैल्यू, वेवलेंथ का वैल्यू डिक्रीज करेगा। देखिए यहां डी ब्रॉगली रिलेशन, इक्वेशन 5, वेवलेंथ लेम्डा decreases on increasing the value of mass or velocity or both, मास या वेलोसिटी किसी को आप इंक्रीज करोगे तो लेम्डा का वैल्यू डिक्रीज करेगा। कब? जब मास और वेलोसिटी और बोथ इंक्रीज करेंगे। ठीक है, यही कारण है thus the wavelength of many fast moving macro particles like cricket ball जिसमें मास है, कंसिडरेबल मास है, फास्ट मूविंग है, उसके लिए वेवलेंथ का वैल्यू बहुत कम होता है। क्यों? ड्यू टू इट्स हाई मास। जब मास बढ़ता है तो नेचुरली इसका वेवलेंथ कम होगा। ठीक है, तो आप इसको आराम से पढ़ें, पढ़ते रहें, बने रहें हमारे साथ और देखते रहें इसी तरह के एक से एक वीडियोस। हम कोशिश करेंगे कि अपने बेस्ट मटेरियल्स आपको दें विथ बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, थैंक्स टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे तरह से पढ़ रहे होंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।